क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीर सावरकर भारत के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा 2 जन्मों के कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये काले पानी की सजा उन्होंने 10 साल तक अंडमान की सेल्यूलर जेल में काटी और वहां भीषण नार की यातनाएं भुगती। उनकी लिखी 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक युवा क्रांतिकारियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता थी। इसी ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त कर सरदार भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नौजवानों ने भारत माँ को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता और विचारक थे। उन्हें स्वातंत्र्य वीर और वीर सावरकर आदि नामों से संबोधित किया जाता है। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित किया था। वे परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लौटाने के सतत प्रयास करते रहे और इसके लिए सावरकर ने अपने जीवन में आंदोलन भी चलाए। भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति में हिंदुत्व नामक महत्वपूर्ण शब्द गढ़ा। उनका राजनीतिक दर्शन उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता और यथार्थवाद वाला था। वे कट्टर तर्क बुद्धिवादी थे और विभिन्न धर्मों में छाए रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध किया करते थे। ऐसे महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई सन 1883 को महाराष्ट्र की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक शहर के पास भागुर नाम के छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और माता का नाम राधाबाई था। उनके पिता एक गरीब किसान थे। वे एक मराठी हिंदू ब्राह्मण थे। इनके बड़े भाई का नाम गणेश दामोदर सावरकर था तथा छोटे भाई का नाम नारायण दामोदर सावरकर था। गणेश सावरकर को लोग बाबा राव भी कहकर पुकारते थे। सावरकर की एक छोटी बहन थी जिसका नाम मैना था। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विनायक सावरकर को घर में प्यार से तात्याराव कहकर बुलाया जाता था। अभी सावरकर केवल 9 साल के ही हुए थे कि उनकी माता का हैजा महामारी में देहांत हो गया। नासिक के स्कूल में पढ़ाई करते हुए विनायक दामोदर सावरकर ने देशभक्ति के साहित्य का अध्ययन किया। समाचार पत्र केसरी पढ़कर उनको देश के हालात के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त होने लगी। वे वीर रस की कविताएं लिखने लगे। उनकी लिखी देशभक्ति और वीरता की कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। विनायक की 16 वर्ष की आयु में उनके पिता प्लेग की महामारी में इस दुनिया से चल बसे। अब उनके परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई गणेश सावरकर पर आ गई। इसके बाद सन 1900 में 17 वर्ष की आयु में नवयुवक वीर सावरकर ने अपने स्कूल के छात्रों तथा मित्रों को इकट्ठा करके मित्र मेला नामक संस्था का गठन किया। तिल भंडेश्वर की गलियों में 17 वर्षीय विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नाम की आधुनिक भारत की पहली सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। ये आगे चलकर उनकी अभिनव भारत नामक सोसाइटी में रूपांतरित हुई। मित्र मेला सोसाइटी के सदस्य सावरकर के वे मित्र थे जो क्रांतिकारी विचारधारा में रुचि रखते थे। मित्र मेला का उद्देश्य लोगों में अपने देश की आजादी के प्रति चेतना जगाना, उन्हें जागृत करना, गणपति उत्सव, गुरु गोविंद सिंह जयंती और शिवाजी फेस्टिवल आयोजित करके लोगों में देशभक्ति का संचार करना था। सावरकर मित्र मेला के जरिए देश के लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को भारत से भगा देना चाहते थे। 22 जनवरी 1901 में जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का देहांत हुआ तो रानी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में जगह जगह शोक सभाएं आयोजित की जाने लगी। ऐसे समय में विनायक ने अपने मित्र मेला संगठन की भी एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने इन शोक सभाओं का विरोध करते हुए खुलकर कहा कि इंग्लैंड की रानी हमारे दुश्मन देश की रानी है, हम उसका शोक कभी नहीं मनाएंगे। अगर भारतवासियों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने वाली रानी की मौत का शोक मनाया तो ये हमारी गुलाम वृत्ति का परिचायक होगी। सन 1901 में अच्छे अंकों से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वीर सावरकर ने पूना शहर के फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लिया।
इस कॉलेज में वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएं लिखने लगे। इसी साल काल नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री शिवराम महादेव परांजपे से सावरकर ने मुलाकात की। परांजपे को सावरकर के विचार इतने अच्छे लगे कि वे अपने पत्र काल में उनकी कविताओं को छापने लगे। पूना के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ते हुए एक दिन सावरकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से मिले। जब विनायक ने उनको अपनी क्रांतिपूर्ण कविताएं सुनाई तो वे तिलक को बहुत पसंद आई। तिलक ने युवक विनायक के अंदर सच्चे क्रांतिकारी के दर्शन किए। सन 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। ये उनके मित्र मेला संगठन का ही बड़ा रूप था। अभिनव भारत की स्थापना आयरलैंड और रूस के गुप्त समाजों की तर्ज पर की गई थी। 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल प्रदेश को 2 भागों में बांटने का फैसला सुना दिया गया। इस निर्णय के विरोध में सारे भारत में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों का गुस्सा अंग्रेज सरकार के प्रति भड़क उठा। उस समय सावरकर बीए कक्षा के छात्र थे। बंग भंग आंदोलन में उनके मन के अंदर विदेशी चीजों के बहिष्कार की लगन जागी। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ और सावरकर ने बंगाल विभाजन के विरोध में 22 अगस्त 1906 को पूना के बीच बाजार में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। लोकमान्य तिलक ने तब विदेशी सामान की होली जलाने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। चूंकि विनायक दामोदर सावरकर ने सबके सामने खुलेआम बीच बाजार में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, इसलिए उनका नाम समाचार पत्रों में छापा गया। कॉलेज प्रशासन ने सावरकर की इस कार्यवाही को सरकार के प्रति विद्रोह समझकर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। पूना के फर्गुसन कॉलेज से निकाले जाने के बाद विनायक सावरकर ने बहुत सी कठिनाइयां उठाकर बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1901 में 18 वर्ष की आयु में विनायक दामोदर सावरकर का विवाह रामचंद्र त्यम्बक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ हुआ। सावरकर के ससुर ठाणे के निकट जवाहर कस्बे के दीवान थे। यमुनाबाई सावरकर आगे चलकर माई सावरकर के नाम से पहचानी जाने लगी। सन 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपने अखबार में प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों को इंग्लैंड में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां देने की खबर प्रकाशित की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वीर सावरकर की क्रांतिकारी प्रतिभा से विशेष प्रभावित थे। वे जानते थे कि अगर सावरकर को अंग्रेजों के देश यानी इंग्लैंड जाने का मौका दिया जाए तो यह लड़का देश की आजादी के लिए वहां काफी बड़ा काम कर सकता है। छात्रवृत्ति की खबर पढ़कर लोकमान्य तिलक ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को पत्र लिखा कि आप विनायक दामोदर सावरकर को इंग्लैंड में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति अवश्य प्रदान करें, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली छात्र है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके लिए राजी हो गए। अब तक सावरकर बंबई विश्वविद्यालय से बीए कर चुके थे और वे इंग्लैंड जाकर कानून की डिग्री हासिल करना चाहते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आशीर्वाद लेकर सावरकर बंबई बंदरगाह से पानी के जहाज द्वारा इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने लंदन शहर के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया और लंदन के इंडिया हाउस में रहना शुरू कर दिया। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा संभालते थे। युवक सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 अर्थात 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक लिखना आरंभ किया। ये पुस्तक पहले उन्होंने अपनी मराठी मातृभाषा में लिखी थी। बाद में इसका अंग्रेजी और हिंदी सहित कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। सन 1857 की क्रांति की पुस्तक लिखने के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय इतिहास का गहराई से अध्ययन किया था। सन 1857 की महान क्रांति को अंग्रेज भारतीय सैनिकों का असफल विद्रोह कहकर नकार देते थे। वे इसे सिपाही विद्रोह और गदर बताते थे, लेकिन सावरकर ने अपनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज, तर्क और प्रमाणों द्वारा अपनी पुस्तक में सिद्ध किया कि सन 1857 की भारतीय क्रांति केवल गदर या सैनिक विद्रोह नहीं थी, बल्कि सोची समझी गई भारत की पहली सुनियोजित क्रांति थी और इस क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। सावरकर का कहना था कि आज भारत में फिर से ऐसी ही जबरदस्त सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है। ऐसी शक्तिशाली क्रांति किए बिना भारत से अंग्रेजी राज्य का खात्मा नहीं होने वाला है। युवा क्रांतिकारियों के लिए वीर सावरकर की 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक भगवत गीता बन गई थी। इस पुस्तक को पढ़कर भारत के नौजवान स्वतंत्रता के यज्ञ में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। पुस्तक की लोकप्रियता से ब्रिटिश हुकूमत इतनी घबरा गई थी कि पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले ही इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था।
और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्रांतिकारी नौजवान अपने हाथ से इसकी प्रतिलिपि उतारकर अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों तक पहुंचाते थे। जब सावरकर की यह पुस्तक भारत में छपने के लिए भेजी गई तो भारत का कोई भी प्रकाशक इसे छापने के लिए तैयार न हुआ। सबको पता था कि ये किताब प्रतिबंधित हो चुकी है। अगर हमने इसे छापा तो अंग्रेज सरकार हमारे प्रकाशन संस्थान पर ताला डाल देगी। उस समय सावरकर की इस किताब को पढ़ना महापुण्य का काम माना जाता था। इस किताब का अध्ययन करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति बनने के लिए कूद पड़े थे। अपनी पुस्तक में वीर सावरकर ने बताया था कि 1857 का युद्ध कोई आम बगावत नहीं थी, बल्कि स्वराज्य और स्वधर्म के लिए भारतीयों द्वारा लड़ा गया पहला महान बड़ा युद्ध था। सन 1857 की क्रांति को सार्वजनिक रूप से स्थापित करने के लिए ही यह पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन राजद्रोह के भय से जब भारत का कोई प्रकाशक इसे छापने को तैयार नहीं हुआ तो सावरकर ने जर्मनी देश में प्रकाशक को खोज निकाला। सावरकर की इस किताब से हिंदुस्तानियों को अपने गौरवशाली अतीत और इतिहास की सच्चाई का पता चला। पुस्तक में बताया गया था कि सन 1857 में भारतीयों ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे। पुस्तक में कहा गया था कि जिस दिन भारतीय सैनिक जाग जाएंगे सभी भारतीय एक हो जाएंगे। उस दिन अंग्रेजों को अपनी दुम दबाकर भारत से भागना पड़ेगा। सन 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन से बार एट लॉ अर्थात वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन लंदन में उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं दी गई। जब सावरकर ने अभिनव भारत नाम का क्रांतिकारी संगठन बनाया था तब मदन लाल ढींगरा को इसमें शामिल किया था तथा उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा उनके साथ रहते थे। जब खुदीराम बोस, कन्हई लाल दत्त, सतिंदर पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारी युवकों को मृत्यु दंड दिया गया था तो इस बात से वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा बहुत क्रोधित हुए थे। सर विलियम हट कर्जन वायली भारत के सचिव का राजनीतिक सलाहकार था। वह भारत के सचिव को भारतीयों का उत्पीड़न करने को उकसाता रहता था। एक दिन सावरकर और मदन लाल ढींगरा ने मिलकर तय किया कि कर्जन वायली का काम तमाम कर दिया जाए। यदि यह अंग्रेज अधिकारी मर जाएगा तो धरती का एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। कर्जन वायली की हत्या के लिए सावरकर ने युवक मदन लाल ढींगरा को एक पिस्तौल उपलब्ध कराई तथा कर्जन वायली की हत्या करने की सारी योजना उन्हें समझा दी। साहस और उत्साह से भरे मदन लाल ढींगरा पिस्तौल को अपने कपड़ों में छिपाए 1 जुलाई 1909 को लंदन शहर के इंपीरियल इंस्टीट्यूट स्थित जहांगीर हाल की भरी सभा में पहुंचे और देखते ही देखते उन्होंने अपनी पिस्तौल से कर्जन वायली का काम तमाम कर दिया। मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। 17 अगस्त 1909 को युवा क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। उनके फांसी पर चढ़ने से पूर्व 22 जुलाई को वीर सावरकर जेल में मदन लाल ढींगरा से मिलने गए थे। उन्होंने ढींगरा से कहा था, तुम भारत माँ के बहादुर बेटे हो, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। फांसी पर चढ़ने से पहले मदन लाल ढींगरा ने इच्छा व्यक्त की थी कि कोई अंग्रेज मेरे शव को हाथ न लगाए, वैदिक मंत्रों के साथ मेरा दाह संस्कार किया जाए। फांसी पर चढ़ते समय ढींगरा ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं पुनः भारत में जन्म लूं और देश की स्वाधीनता के लिए पुनः हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊं। मदन लाल ढींगरा की फांसी से सावरकर को गहरा दुख भी हुआ और गर्व भी हुआ। ढींगरा की शहादत के बाद वीर सावरकर ने अपने देश के लोगों से कहा, भारतीयों उठो, अंग्रेजी सत्ता का उन्मूलन करके अपनी इस मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए मेरे करोड़ों देश बंधुओं, नागरिकों और सैनिकों, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्रों से सज्जित होकर उठो, मारने के लिए मृत्यु का मुकाबला करो। सावरकर के क्रांतिकारी साहित्य ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। उनकी स्वातंत्र्य समर पुस्तक को पढ़कर महाराष्ट्र के लोग मातृभूमि की आजादी के लिए मर मिटने के जुनून से भर उठे थे। ऐसे ही जुनून भरे कुछ भारतीय युवकों ने मिलकर पूना के जिलाधीश रैंड को गोली से उड़ा दिया। इसके बाद 19 अप्रैल 1909 को ऐसे ही एक उत्साही युवा लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने जब खोजबीन और पूछताछ की तो पता चला कि जिस पिस्तौल से लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली चलाई थी वह पुस्तक वीर सावरकर द्वारा इंग्लैंड से भारत भेजी गई थी। इस मामले में अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने और भी खोजबीन की तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि भारत में क्रांतिकारियों को हथियार सप्लाई करने का काम इंग्लैंड से वीर सावरकर और उनके साथी कर रहे हैं। अब ब्रिटिश हुकूमत ने सावरकर के परिवार को फंसाना शुरू किया। विनायक सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने लघु अभिनव भारत मेला नाम की एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की थी। इस किताब में उन्होंने भारतीय युवकों की देशभक्ति को उभारने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र की अंग्रेज सरकार ने गणेश सावरकर को गिरफ्तार करके उन पर इल्जाम लगाया कि वे देश के अंदर ब्रिटिश सरकार विरोधी वातावरण तैयार कर रहे हैं। सरकार ने वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण दामोदर सावरकर पर भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब अपने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी की खबर वीर सावरकर ने सुनी तो उन्हें अपने भाइयों के ऊपर बहुत गर्व का अनुभव हुआ। इधर इंग्लैंड की अंग्रेज पुलिस भी विनायक सावरकर के पीछे लग चुकी थी। 13 मार्च 1910 को जैसे ही सावरकर लंदन के विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर उतरे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सादी वर्दी में थी ताकि किसी को पुलिस पर शक न हो। सावरकर पर कई आरोप लगाए गए, जैसे कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध षड्यंत्र करना, ब्रिटिश सम्राट को प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास, अवैध हथियारों का संग्रह एवं वितरण, जैक्सन व कर्जन वायली की हत्या की प्रेरणा देना, लंदन से भारत हथियार भेजना, राजद्रोहात्मक लेख लिखना और ब्रिटिश सरकार विरोधी भाषण करना आदि। सावरकर को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश हुकूमत सावरकर को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती थी ताकि भारत के युवक भयभीत हो जाएं तथा भविष्य में कोई भी सावरकर बनने की हिम्मत न जुटा सके। सरकार ने सावरकर को इंग्लैंड से भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया। सावरकर को इंग्लैंड में ब्रिस्टन जेल में बंद किया गया था। 1 जुलाई 1910 को अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में सावरकर को SS मोरिया जलयान में बिठाया गया और यह जहाज कुछ समय के बाद भारत के लिए रवाना हो गया। 8 जुलाई को जैसे ही फ्रांस के मार्सेल बंदरगाह के निकट पहुंचने को हुआ, सावरकर शौच के बहाने जहाज की तली में बने शौचालय में चले गए। वहां उन्होंने उछलकर पोर्ट होल को पकड़ लिया और छेद के रास्ते समुद्र में कूद गए। अपनी तैराकी का भरपूर उपयोग करते हुए वे तैरते तैरते फ्रांस के तट की ओर बढ़ने लगे। इधर SS मोरिया जलयान में सवार पुलिस अधिकारियों को जैसे ही बंदी सावरकर के समुद्र में कूदने की बात पता चली, उन्होंने जलयान से एक मोटर बोट समुद्र में उतारी और सावरकर का पीछा करते हुए उनके पास आने लगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब सावरकर फ्रांस के समुद्र तट पर आए तो उन्होंने वहां खड़े सशस्त्र फ्रांसीसी सिपाहियों से कहा कि मैं एक भागा हुआ कैदी हूं, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। सावरकर का सोचना था कि अगर फ्रांसीसी सरकार मुझे गिरफ्तार कर लेगी तो श्याम जी कृष्ण वर्मा और मैडम भीका जी कामा यहाँ मुझे आजाद कराकर स्वदेश भारत भिजवा देंगे। जैसे ही फ्रांसीसी सिपाही सावरकर को गिरफ्तार करने लगे, अंग्रेज पुलिस अफसर मोटर बोट से उतरकर अपने दल के साथ वहां आ गए। उन्होंने फ्रांसीसी सिपाहियों पर दबाव डाला कि ये कैदी शातिर अपराधी है, इसे हमारे हवाले कर दो। इस तरह सावरकर को गिरफ्तार करके हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर पुनः SS मोरिया जहाज में बिठा दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर को भारत लाकर यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। उन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अदालत द्वारा वीर सावरकर को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की प्रेरणा देने, बम आदि शस्त्रों का प्रशिक्षण देने और मिस्टर जैक्सन की हत्या में हाथ होने के अपराधों सहित उनकी सारी संपत्ति जब्त करने के साथ 2 जन्मों की अर्थात 50 वर्षों की काला पानी की सजा सुना दी गई। वीर सावरकर दुनिया के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें एक साथ 2 जन्मों के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अंडमान में काला पानी भेजने से पहले सावरकर मुंबई की डोंगरी जेल में रखे गए। यहाँ उनको रस्सी कूटने का काम दिया गया। जैसे ही सावरकर डोंगरी जेल में पहुंचे, उन्होंने इस बात का मन बना लिया कि जेल में वे महाकाव्य का सृजन करेंगे। दरअसल उनकी बचपन से ही कविता लिखने में रुचि थी और कुछ वर्षों से क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन करने और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण वे चाहते हुए भी किसी वृहत काव्य या महाकाव्य की रचना नहीं कर पाए थे। डोंगरी जेल से विनायक दामोदर सावरकर को मुंबई की अन्य कैदी गृह भायखला जेल में भेज दिया गया। वहां भी उन्हें रस्सी कूटने का काम दिया गया।
यहाँ सावरकर जेल की दीवारों पर कविता के रूप में अपने मन के भावों को लिख दिया करते थे और बाद में अपनी लिखी कविता को याद कर लिया करते थे। भायाखला जेल के बाद सावरकर को मुंबई के ठाणे उपनगर कारागृह में भेजा गया। यहाँ का जेलर बड़ा ही मक्कार और झगड़ा पैदा करवाने वाला था। वह हिंदू और मुसलमान कैदियों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें आपस में लड़वाता था। उसने सावरकर को तंग करने के लिए उन्हें मुस्लिम वार्डरों की निगरानी में सौंप दिया। ये वार्डर धर्म के नाम पर उनका मजाक उड़ाते हुए उनका अपमान किया करते थे। यद्यपि सावरकर को उनसे मानसिक क्षति पहुंचती थी, लेकिन सावरकर सिंह के समान दृढ़ संकल्प वाले थे। वे बड़े संयम से वार्डरों का रुख और कठोर व्यवहार सह लेते थे। ठाणे जेल में खाने पीने की व्यवस्था बड़ी खराब थी। इस कारण कभी कभी तो सावरकर को प्रायः बिना खाए ही दिन गुजारने पड़ते थे। उन्हें वहां बाजरे की सूखी अधजली रोटियां दी जाती थीं और बासी बची हुई सब्जी दी जाती थी, जिसे खाना बड़ा मुश्किल होता था। अंडमान जेल में काला पानी की सजा देने के लिए एक दिन विनायक सावरकर को महाराजा नामक विशाल समुद्री जहाज में बिठाया गया और कई दिनों का समुद्री सफर तय करके वीर सावरकर आखिर अंडमान पहुंच गए। अंडमान की सेल्यूलर जेल का जेलर एक आयरिश व्यक्ति था। वो स्वभाव से बड़ा ही कठोर था। उसका नाम बारी था। उसे पता था कि सावरकर पहले अंग्रेजी पुलिस अफसरों को चकमा देकर समुद्र में कूदकर भाग चुके थे। इसलिए सावरकर के जेल में आते ही उसने सावरकर को पहली चेतावनी दी, मिस्टर सावरकर, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मार्सेल की तरह इस जेल से भागने की कोशिश की तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इस जेल के चारों तरफ घना वन है। वहां आदमखोर जानवर रहते हैं। वे तुम जैसे नौजवानों को मकड़ी की तरह खा जाते हैं। अंडमान की सेल्यूलर जेल में सावरकर को तीसरी मंजिल पर बनी 7 नंबर की कोठी में रखा गया। जमादार ने उनसे कहा कि तुम कम से कम 5 साल तक इस कोठरी से बाहर नहीं आ सकोगे। अंडमान जेल में भारतीय कैदियों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उन्हें जेलर और वार्डर बात बात पर अपमानित करते थे। जरा सी गलती पर उनकी कोड़ों से खूब पिटाई की जाती थी। इस जेल का उद्देश्य भारतीय कैदियों को नृशंसता पूर्वक यातनाएं देकर कमजोर, रोगी और मृतप्राय बना देना था। सावरकर ने अंडमान की जेल में ऐसी कठोर यातनाएं झेली कि उनकी जगह अगर कोई और होता तो पागल हो जाता अथवा आत्महत्या कर लेता। जेल में सावरकर को नारियल का रेशा निकालने का काम सौंपा गया। सेल्यूलर जेल बड़ी भयानक थी। उसका नाम सुनकर ही सबकी रूह कांप जाती थी। वहां कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। अगर किसी कैदी पर शक हो जाता कि वह विद्रोह कर रहा है या अन्य कैदियों को भड़का रहा है तो उसे लात घूंसों और चमड़े के कोड़ों से मारा पीटा जाता था। अधिकतर चरमपंथी क्रांतिकारी इस नारकीय जेल में डाले जाते थे। जेल में अमानवीय कृत्य होते थे। सुबह 5 बजे ही कैदियों को उठा दिया जाता था। सुबह से लेकर शाम तक कैदियों से कमर तोड़ मेहनत करवाई जाती थी। अगर कोई कैदी जेल प्रशासन के विरुद्ध कुछ बोलता था तो उसे निर्दयता पूर्वक पीटा जाता था। सावरकर तथा अन्य कैदियों से सुबह नारियल का तेल निकालने वाला कोल्हू चलवाया जाता था। वीर सावरकर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जेल की हर कठोर से कठोर यातना को हंसते हंसते सहने के लिए तैयार थे। 27 जून 1911 को सावरकर सेल्यूलर जेल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बनी कोठरी में रखे गए थे। जब कोई कैदी इस जेल में आता था तो उस हिंदू कैदी का जनेऊ तोड़ दिया जाता था। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक नारियल का खोल पीटकर उसकी रस्सी बनाने का काम कैदी करते थे। सावरकर भी परिश्रम से यह कार्य करते रहते थे। नारियल का खोल पीटकर उसकी रस्सी बनाते बनाते उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। इन छालों के फटते ही उनका पूरा हाथ खून से नहा जाता था। दोपहर को भोजन मिलता था जो कच्चे पक्के चावल के घोल के रूप में होता था। उसे दाल या सब्जी के साथ खाया जाता था। इस दाल सब्जी में कीट, सर्प आदि के अंग मिले होते थे। कुछ समय बाद सावरकर को आत्मा सुखा देने वाली धूप में कोल्हू में भेज दिया जाता था। सावरकर सारा दिन कोल्हू पर काम करते हुए धूल और भूसे में सने पसीने से लथपथ रहते थे। उन्हें प्रायः अर्धनग्न ही रहना पड़ता था। अगर कोल्हू चलाते चलाते कोल्हू की गति मंद पड़ जाती थी तो कैदी को पठान जमादारों के बर्बर लात घूंसे खाने पड़ते थे।
हर दिन किसी न किसी कैदी को फांसी घर में ले जाया जाता था। फांसी घर जाते समय कैदी बुरी तरह रोता चीखता था। सेल्यूलर जेल में अपना चित्त शांत रखने के लिए सावरकर पतंजलि योग सूत्रों का जाप किया करते थे। वे दिन रात हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े रहते थे। वे सोचा करते थे कि इस तरह जेल में यातना भुगतते हुए मरना भला किस तरह की जीवन सार्थकता है। अगर हम जेल से आजाद हो गए तो अपना क्रांतिकारी आंदोलन हम फिर से खड़ा कर लेंगे। एक दिन बंदीगृह के जेलर बारी ने सावरकर की यूनिफॉर्म पर एक टिकट लगवा दिया। उस टिकट पर डी लिखा था, जिसका अर्थ था खतरनाक अपराधी। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कैदियों को किसी से भी बात करने की मनाही थी। अगर कोई कैदी बात करता हुआ पाया जाता तो उसे एक निश्चित मात्रा में कोल्हू से तेल निकालकर जमा कराना पड़ता था। कैदी अपनी कोठरियों में बैल की जगह पर लगकर कोल्हू खींचते हुए तेल पेरते रहते थे। शाम तक हर कैदी को 30 पाउंड तेल निकालकर जमा कराना होता था। अगर कोई कैदी इससे कम तेल जमा कराता तो उसे लात, घूंसे, बेंत और कोड़े खाने पड़ते थे। कोल्हू खींचते समय धूप सेंकने और हाथ पैर सीधा करने की मनाही थी। यदि कोई ऐसा करता तो ड्यूटी पर तैनात गार्ड नंबरदार उसे मां बहन की अनगिनत गालियां बकता था। एक दिन जेल की अमानवीय यातनाओं से तंग आकर कैदी आशुतोष लाहड़ी और भाई परमानंद आदि कुछ क्रांतिकारियों ने इन यातनाओं के विरुद्ध आमरण अनशन कर दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वीर सावरकर को यह बात पता चली तो वे आशुतोष और परमानंद के पास जाकर उन्हें समझाने लगे, स्वयं भूखा रहकर प्राण त्यागने से भला क्या लाभ। यदि कोई कार्य करना है तो ऐसा कार्य करो जिससे शत्रु पक्ष की अधिक से अधिक हानि हो। सावरकर की बात मानकर भाई परमानंद ने अपना अनशन तोड़ लिया। अंडमान जेल का जेलर बारी पुस्तक विरोधी था। फिर सावरकर ने जेल में स्वाध्याय मंडल की स्थापना की और कैदियों को इतिहास, साहित्य, राजनीति, दर्शन और धर्म संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने लगे। अंडमान की जेल वीर सावरकर के लिए तपस्या स्थली थी। वे जेल की दीवारों पर नुकीले पत्थरों से कविताएं लिखते थे। अंडमान जेल की सजा काटते हुए उन्होंने कमला, गोमंतक तथा विरहोच्छवास नाम के काव्यों की रचना की। इस कारावास के दौरान उन्होंने जेल की दीवारों पर जो कविताएं लिखीं वे कुल 10,000 पंक्तियों वाली थीं। वे वीर रस में देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं लिखा करते थे। दिन भर बैल की तरह कोल्हू में जुटकर विनायक शाम को जेल की दीवार पर कविता लिखने बैठ जाते। एक दिन उन्होंने शाम के समय बजने वाली जेल की घंटी के ऊपर कविता लिखी। कविता में उन्होंने लिखा कि ऐ संध्या की घंटी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं तेरा स्वागत किन शब्दों में करूं। तेरी आवाज में मुझे स्वाधीनता का सुमधुर स्वर सुनाई पड़ता है। मुझे विश्वास है कि तेरी ध्वनि स्वतंत्रता को पास लाने वाली है। जेल में कैदियों के न्याय और अधिकारों के लिए सावरकर ने कई हड़तालें की और दंड भी झेले। वे सैद्धांतिक रूप से आमरण अनशन के विरुद्ध थे। वे कहते थे, इस प्रकार निर्बल, असहाय और पराजित होकर मरने से बेहतर है शत्रु को मार कर मरना। अंडमान की नारकीय जेल अर्थात काला पानी की विभत्स यातना से बचने के लिए कई कैदी सरकारी जासूस और गवाह बन गए थे। कई कैदियों ने उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। कोल्हू चलाते चलाते इंद्रभूषण नामक क्रांतिकारी के हाथों में छाले पड़ गए थे। कोल्हू चलाने की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए एक दिन इस क्रांतिकारी युवक ने आत्महत्या करके मृत्यु को गले लगा लिया। इंद्रभूषण कोई आम क्रांतिकारी नहीं था, वह मानिकटोला बम कांड का उत्कृष्ट क्रांतिकारी था। कई कैदी उस सेल्यूलर जेल में पागलपन का शिकार हो गए थे। कुलास्कर दत्ता नाम का युवा क्रांतिकारी भी इसी जेल में बंद था। वह बम बनाने में माहिर था। अंग्रेजों की दी गई यातनाओं के कारण एक दिन जेल में वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागलपन का शिकार हो गया। कुलास्कर अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर लेना चाहता था, लेकिन जमादार ने उसे देख लिया और उसके बाद कुलास्कर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो अंडमान की जेल में बदलाव आना भी आरंभ हो गया। कोल्हू आदि श्रम साध्य कार्यों से सावरकर तथा अन्य कैदियों को मुक्त कर दिया गया।
कुछ दिन बाद कमिश्नर ऑफिस से अंडमान की जेल में यह सरकारी आदेश आया कि बंबई सरकार सावरकर बंधुओं को वापस बुला रही है। अगले दिन सुबह विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर को जेल के प्रमुख अधिकारी ने कहा, अपनी पुस्तकें तथा अन्य सामान समेट लो, अब तुम्हें हिंदुस्तान भेजा जाएगा। जल्दी ही महाराजा जहाज से वीर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को भारत के लिए रवाना किया गया। गणेश सावरकर क्षय रोग से ग्रस्त हो चुके थे। उन्हें बार बार खांसी का दौरा पड़ता था। उनका शरीर जर्जर हो गया था। वीर सावरकर और उनके भाई के साथ महाराजा जहाज में कई कैदी ऐसे थे जो अंडमान की यातना भुगतते भुगतते पागल हो चुके थे। जनवरी 1921 में विनायक सावरकर अंडमान से भारत आए और उन्हें रत्नागिरी नगर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। उन पर इस बात का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, जनता के सामने कोई भाषण नहीं देंगे तथा अखबारों में किसी तरह का कोई भड़काऊ लेख नहीं लिखेंगे। अब तक सावरकर बुरी तरह अस्वस्थ और कमजोर हो चुके थे। उन्हें चिकित्सा तथा विश्राम की सख्त आवश्यकता थी ताकि वे अपनी खोई हुई ऊर्जा फिर से पा सकें। रत्नागिरी में कैद में रहते हुए विनायक सावरकर ने 2 योजनाएं बनाई। पहली योजना अधिक से अधिक अध्ययन और लेखन की थी, जबकि दूसरी योजना छद्म नाम से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने विचार और सुझावों को लिखकर प्रकाशित करवाने की थी। यहाँ रहकर सावरकर ने कई पुस्तकों का सृजन किया और सैकड़ों लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे। छोटे भाई नारायण राव सावरकर को उन्होंने प्रकाशन जगत में आने की प्रेरणा दी। नारायण सावरकर ने श्रद्धानंद और हुतात्मा नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन करना शुरू किया। इन पत्रों में वीर सावरकर की राष्ट्र प्रेम से भरपूर रचनाएं प्रकाशित होती थीं। रत्नागिरी में रहते हुए वीर सावरकर ने मसूरकर महाराज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे पुर्तगाल जाकर जबरन ईसाई बनाए गए हजारों हिंदुओं की शुद्धि कर उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापस लाएं। मसूरकर गोवा जाकर इस मिशन में जुट गए। वहां उन्होंने उन हिंदुओं की शुद्धि की जिन्हें ईसाई बनाया गया था। उस समय गोवा पर पुर्तगाल का शासन था। मसूरकर महाराज को गोवा में गिरफ्तार कर लिया गया। जब वीर सावरकर को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे और श्री केलकर को गोवा भेजा। साथ ही सावरकर की वजह से बंबई विधानसभा में मसूरकर महाराज की गिरफ्तारी पर रोष प्रकट किया गया। इन सब के कारण पुर्तगाली अधिकारियों पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें मसूरकर महाराज को रिहा करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर को रत्नागिरी में इस उद्देश्य से रखा था कि उनके राजनीतिक जीवन पर लगाम लगाकर उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों से काट दिया जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता की मांग आई गई हो जाएगी। सन 1925 में डॉक्टर केशवराव बलीराम हेगड़ेवार ने रत्नागिरी पहुंचकर वीर सावरकर से मुलाकात की। ये दोनों नेता बहुत देर तक देश की उलझी हुई परिस्थितियों पर विचार करते रहे। अंत में दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू समाज को संगठित करके उसका मनोबल बढ़ाया जाए और इसके लिए समाज को सही दिशा दिखाई जाए। वीर सावरकर से विचार विमर्श करने के बाद डॉक्टर हेगड़ेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संगठन बनाया। सन 1928 में रात्रि 9 बजे सरदार भगत सिंह वीर सावरकर से मिले। भगत सिंह ने श्रद्धापूर्वक सावरकर के पैर छुए। सावरकर ने भगत सिंह को अपनी बाहों में भर लिया और देर तक उन्हें अपनी छाती से लगाए रहे। भगत सिंह ने उन्हें वचन दिया कि मैं अपने देश के लिए मर मिटने में किसी भी तरह पीछे नहीं हटूंगा। भगत सिंह वीर सावरकर की 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। वे इस पुस्तक के पुनः प्रकाशन की अनुमति लेने सावरकर जी के पास आए थे ताकि इस महत्वपूर्ण किताब की प्रतियां छपवाकर क्रांतिकारियों में वितरित की जा सकें और देश के अंदर क्रांति की भीषण आग पैदा की जा सके। सन 1921 से लेकर सन 1937 तक कुल 16 साल सावरकर ब्रिटिश सरकार के आदेश से रत्नागिरी में नजरबंद रहे। रत्नागिरी में उन्होंने हिंदू संगठन, शुद्धि आंदोलन तथा देश को दिशा देने वाले कई कार्य किए, कई किताबों का सृजन किया और क्रांति की आग पैदा करने वाले सैकड़ों लेख पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे। रत्नागिरी में हिंदू महासभा से उनकी निकटता बनी रही। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हिंदू महासभा के नेता अक्सर उनसे राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करने तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने उनके पास आते रहते थे।
10 मई 1937 को सावरकर की नजरबंदी समाप्त हुई और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 27 वर्ष लंबी कैद में रखने के बाद अंततः रिहा कर दिया। इन 27 वर्षों की कैद में 10 वर्ष अंडमान की कठोर जेल और शेष नजरबंदी की कैद शामिल थी। 30 दिसंबर 1937 को अहमदाबाद में हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सावरकर ने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का खुलकर विरोध किया और कहा कि भविष्य में इसके परिणाम काफी भयानक साबित होंगे। सन 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो सावरकर को महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का संदेश मिला कि जापान और इटली से प्राप्त धन तथा हथियारों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति सेना तैयार की जा रही है। आप भारत में भी ऐसी योजना बनाइए। वीर सावरकर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने भारत के युवकों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती हों ताकि उन्हें अंग्रेजों से भावी युद्ध लड़ने के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। 22 जून 1940 को अचानक सुभाष चंद्र बोस सावरकर जी के घर पहुंचे। सावरकर ने उनसे क्रांति के संबंध में लंबी चर्चा की और सुभाष चंद्र बोस को सलाह दी कि आप रास बिहारी बोस की तरह अंग्रेजों को चकमा देकर देश से बाहर चले जाइए। विदेश पहुंचकर जर्मनी और इटली में फंसे भारतीय सैनिकों का मार्गदर्शन कर उनकी मदद से संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दीजिए। जैसे ही जापान ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करे उसी समय बंगाल के उपसागर या ब्रह्मदेश से हिंदुस्तान की ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण किया जाए। इसी तरह के सशस्त्र प्रयास से ही हम अपने देश को आजाद करा सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने ध्यानपूर्वक सावरकर की बात को सुना तथा उन्हें प्रणाम करके चले गए। सावरकर की बहुत कोशिशों के बाद भी देश का बंटवारा हो गया और आजादी मिलने के साथ भारत 2 भागों में बंट गया। इसके बाद 30 जनवरी 1948 के दिन नथुराम गोडसे ने दिल्ली की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जिस हिंदू महासभा के वीर सावरकर अध्यक्ष रह चुके थे उसी महासभा के नथुराम गोडसे भी सदस्य थे। वह भी महाराष्ट्र के थे, इसलिए पुलिस को संदेह हुआ कि गांधी जी की हत्या की प्रेरणा सावरकर ने ही गोडसे को दी होगी। 5 फरवरी 1948 को सावरकर की गिरफ्तारी का वारंट लेकर पुलिस का एक दल सावरकर के घर पहुंचा। इसके बाद सावरकर को गिरफ्तार करके बंबई की आर्थर रोड जेल में लाया गया। नथुराम गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई तथा अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सन 1950 में जब पूर्वी बंगाल के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो सावरकर इन घटनाओं के विरोध में सिंह की तरह दहाड़ कर उठ खड़े हुए और कांग्रेसी नेताओं सहित घटना के जिम्मेदार लोगों की तीखी आलोचना की। 4 अप्रैल 1950 को सरकार की आलोचना करने के कारण सावरकर को बंबई में गिरफ्तार करके बेलगाम जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अहमदाबाद अधिवेशन के अंदर वीर सावरकर ने गोवा मुक्ति का मामला उठाया। उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा, हमें अखंड हिंदुस्तान बनाने की शपथ लेनी चाहिए। हमें दृढ़ता के साथ घोषित करना चाहिए कि कश्मीर से रामेश्वरम तक तथा सिंधु से आसाम तक एक अखंड हिंदुस्तान ही हमें मान्य है। गोवा और पौंडीचेरी में बैठे पुर्तगालियों की दास्ता हमें स्वीकार नहीं। हमें अपने इन क्षेत्रों को बलपूर्वक विदेशियों से खाली कराने की शपथ लेनी चाहिए। सावरकर के आह्वान पर सन 1955 में विधिवत रूप से गोवा मुक्ति का आंदोलन आरंभ हो गया। गोवा की मुक्ति के लिए सारे देश से सत्याग्रही जत्थे निकलने लगे। बाद में सन 1961 में जब भारत सरकार ने गोवा पर सैनिक आक्रमण किया तब जाकर गोवा को पुर्तगालियों के शासन से आजादी मिली। सरकार के इस कदम की सावरकर ने प्रशंसा की। अपने निवास पर उन्होंने गोवा मुक्ति का विजयोत्सव विजय पर्व के रूप में मनाया। इससे पहले 10 मई 1957 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विनायक दामोदर सावरकर के क्रांतिकारी ग्रंथ 1857 का स्वातंत्र्य समर की शताब्दी मनाई गई। 8 नवंबर 1963 को वीर सावरकर की धर्मपत्नी यमुनाबाई सावरकर का निधन हो गया। उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया था। बड़े पुत्र प्रभाकर की मृत्यु तभी हो गई थी जब सावरकर लंदन में थे। 17 में 1925 को उनकी एक पुत्री प्रभात पैदा हुई। दूसरी पुत्री शालिनी एक रुग्ण बालिका थी
जिसका अल्पायु में ही देहांत हो गया था। मार्च 1928 को यमुनाबाई ने विश्वास नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। सन 1966 के आरंभ में सावरकर की तबीयत खराब रहने लगी। फरवरी माह में जब उनकी हालत और बिगड़ी तो सावरकर को लगने लगा कि अब मैं पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। 23 फरवरी 1966 को उन्हें आभास हो गया था कि 2 दिन बाद मुझे दुनिया से विदाई ले लेनी है। इसलिए उस दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरी मृत्यु पर न हड़ताल की जाए और न किसी कार्यक्रम में बाधा डाली जाए, इससे राष्ट्र की हानि होती है। इसके बाद वे मृत्यु को संबोधित करते हुए कहने लगे, मैंने अब अपना हर कर्तव्य पूरा कर लिया है। ऐ मृत्यु, अब यह जीवन केवल तुम्हारे लिए शेष है। तुम इसे चाहे जब खुशी के साथ ले जाओ। अपनी बीमारी की दवा लेने से उन्होंने कई दिन पहले ही इनकार कर दिया था। जब उन्हें चाय में मिलाकर दवा देने के प्रयास किए गए तो सावरकर ने चाय पीना ही बंद कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र, परिवार के लोगों और साथियों को स्पष्ट बता दिया था कि अब मुझे जीवन से कोई मोह नहीं है, मुझे जाना है। 28 फरवरी को उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। 83 वर्ष की आयु थी। उनका शरीर जीवन के कष्ट, संघर्ष और यातनाएं सहते सहते टूट चुका था, जवाब दे चुका था। जब वे बेहोश हो गए तो बेहोशी की हालत में डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन दी, इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन सावरकर की चेतना वापस नहीं लौट पाई। सुबह 11 बजे क्रांति और चेतना की वह दिव्य ज्योति अनंत प्रकाश में विलीन हो गई। ऐसे महात्यागी, बलिदानी, क्रांति के शिखर पुरुष वीर सावरकर जी को कोटि कोटि नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।